नमस्ते प्रणाम साथियों। आज हम जवाहर नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर 2025 को आज पेपर हुआ। आप देख सकते हैं ये बच्चे का नाम हमने प्राइवेसी के लिए उसका नाम छुपा दिया, उसके पिता का नाम और रोल नंबर वगैरह छुपा दिया है। ये पेपर आप देख सकते हैं, अपना कोड इससे कोई नहीं मतलब है, ये जी कोड का नंबर है। आप पेपर मिला लीजिएगा, क्वेश्चन सभी सेम है, आगे पीछे बस दिया हुआ है, तो आप ध्यान से क्वेश्चन को मिलाइएगा। और इस तरीके से हम आइए पहले क्वेश्चन को देखते हैं। धन्यवाद। दिया है तो आइए देखते हैं। यहाँ पे हम पहला क्वेश्चन को देखेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। इसमें देखिए इसका इस वाले क्वेश्चन पे आप देखेंगे ध्यान से, यहाँ तीन ठो त्रिभुज है और यहाँ चतुर्भुज है और यहाँ चतुर्भुज है, यहाँ चतुर्भुज है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। और फिर उसके बाद इस तरीके से आप इस क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देख सकते हैं ऑप्शन ए है, ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी है और ऑप्शन डी। यहाँ देखेंगे आप 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है, लेकिन यहाँ अधिक कोण है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ है, यहाँ पे यल लिखा है जो उल्टा है, यहाँ आर है जो उल्टा है, सी है जो उल्टा है और डी है जो सीधा है, इसलिए इसका आंसर डी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देख रहे हैं ये आधा कटा हुआ है, ये भी आधा कटा हुआ है और यहाँ ये भी आधा कटा हुआ है, लेकिन ये आधा नहीं कटा हुआ है, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। और आइए यहाँ अब आ जाते हैं एकदम सचित्र चित्र को देखना है। इसमें आप देख रहे हैं कि हूबहू एकदम चित्र इसमें छपा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम राइट आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 6 का एकदम राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 7 का एकदम राइट आंसर होगा, एकदम हूबहू आप इसमें देख सकते हैं सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 8 का एकदम राइट आंसर एकदम हूबहू इसी की तरीके से है ऑप्शन नंबर बी। और इस तरीके से आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9 में आप ध्यान से देख सकते हैं, इसमें आपको छांटना है, इसका एकदम इज्जत। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा, इस क्वेश्चन में आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा डी। और इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 11 का इसमें आंसर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर आपको यहाँ बहुत अच्छे से डी दिखाई देगा। और क्वेश्चन नंबर 12 का यहाँ आपको ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें आंसर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर आपको बी दिखाई दे रहा है। अब आइए यहाँ देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 को आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको छांटना है। पहले में 2 ठो चित्र था, दूसरे में 3 ठो हुआ है, फिर उसके बाद आगे गया है 4 ठो हुआ है, फिर नीचे वाले में आपको 5 ठो होगा, इसलिए 13वां का ऑप्शन नंबर डी होगा। 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा, 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। और 14 में आप ध्यान से देख सकते हैं, 14 का इसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें 1 ठो है, इसमें 2 ठो है, इसमें 3 ठो है, तो इसमें जायज़ सा बात है कि 4 ठो होगा, इसलिए इसका आंसर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका आंसर सी होगा। अब ध्यान से देखिए आप 15 पे आइए आप। इसमें आप ध्यान से अगर देखेंगे ये तीर ऐसे घूम रही है, फिर आगे गई है, फिर इसमें आगे गई है, तो इसलिए इसका आंसर होगा 15वां का आंसर होगा आपको डी, इसलिए आप इस पे टिक मार सकते हैं, इसमें 15 का डी होगा। और 16 पे आ जाइए। 16 का ध्यान से देखिए, 16 पे आप देख रहे हैं बस सिर्फ एक पाई इसमें बन गया है और फिर उसके बाद 1 पाई इसमें भी बन जाएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा बी। फिर उसके बाद अब आइए इस क्वेश्चन पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में। ध्यान से देखिए,
आप इसको हुबहू देखेंगे तो बस इस चित्र को ऐसे घुमा दिया है, तो इसमें भी आप इसको ऐसे घुमा देंगे, इसलिए 17 का होगा सी। 17 का क्या होगा? सी। और इस तरीके से 18 का, 18 में भी देखेंगे एकदम हुबहू इसी तरीके से है, इसको भी ऐसे घुमा दिया है, तो इस वाले चित्र को भी ऐसे घुमाएगा, तो 18 का हो जाएगा बी। 18 का क्या हो जाएगा? बी। 19 में आप ध्यान से देखिए, बस इस चित्र में त्रिभुज को बाहर कर दिया है, चतुर्भुज को अंदर कर दिया है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। इसमें चतुर्भुज बाहर हो जाएगा और गोला अंदर हो जाएगा। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 में आप ध्यान से देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ए होगा। अब ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 को आपको इस आकृति को पूरा करना है। बहुत ही प्रचलित क्वेश्चन है, ध्यान से अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बच्चे इसमें गलती करते हैं, लेकिन आप इसका आंसर ध्यान से देखेंगे तो इसका ऑप्शन बी सही है। और फिर उसके बाद 22वां का आंसर होगा, एकदम साफ साफ आप ध्यान से देखिए, इसमें दिखाई दे रहा है ऑप्शन नंबर ए। 23 का आंसर होगा, 23 का आंसर दिखाए ध्यान से आप देखेंगे तो इसमें बी होगा, जो चतुर्भुज को पूरा करेगा। और क्वेश्चन नंबर 24 में चतुर्भुज को पूरा करने वाला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, आप ध्यान से देखिए, इसमें आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 24 का ऑप्शन नंबर बी होगा। इस तरीके से आप ध्यान से देखिए 25वां क्वेश्चन। 25वां क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, बस मिरर इमेज है, इस इमेज को ऐसे है तो इस तरीके से इसको पलट देना है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। और इसके बाद 26 का आंसर हो जाएगा, 26 आप ध्यान से देखते होंगे तो आपको खुद समझ में आ रहा होगा, 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा। 27 को आप ध्यान से देखिए, 27 का आंसर आपको साफ साफ इसमें समझ में आ रहा होगा, बस इस तरीके से इसका इमेज ऐसे पलट जाएगा, इसलिए 27 का आंसर होगा बी। 28 को आप ध्यान से देख सकते हैं, 28 को क्वेश्चन नंबर में बस ये वाला इमेज में वाले क्वेश्चन में आपको ध्यान ये दिया जाता है कि पास वाला चित्र पास बनेगा और दूर वाला दूर बनेगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 में आपको पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन दिया है, 29 से 32 तक पेपर कटिंग वाला क्वेश्चन होता है, तो आप ध्यान से देखिए। अब आइए पेपर कटिंग का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 का आपको साफ साफ आंसर दिखाई दे रहा है डी। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है, बी नहीं होगा बल्कि डी होगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आप ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 में पहले इस तरीके से मोड़ा है, फिर ऊपर मोड़ा है, फिर उसके बाद यहाँ बिंदु और ये है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी होगा। और क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 31 वाले आंसर में पेपर को इस तरीके से मोड़ा है, फिर इधर से मोड़ा है, फिर पेपर को यहाँ काटा है और कोने में काटा है, इसलिए 31 का आंसर दिखाई दे रहा है हमको साफ साफ कि बी होगा। 32 का आप देख सकते हैं ध्यान से, 32 को पेपर को इस तरीके से मोड़ा है, फिर ऊपर से मोड़ा है, फिर काट दिया है, यहाँ काटने के बाद काट दिया है, इसलिए दो ठो हमको कट का निशान तो दिखाई देगा ही, उसके साथ साथ हमको ऊपर एक चित्र दिखाई देगा, इसलिए 32 का हो जाएगा आपका आंसर बी। आप देखिए, अब हम ध्यान से देखिए, ये पार्ट नंबर 1 है, पार्ट 2 है, पार्ट 3 है, तीनों को मिलाने पर ऑप्शन नंबर बी इसका सटीक आंसर हो जाएगा। 34 का आप ध्यान से देख सकते हैं, 34 का आंसर क्या होगा, ध्यान से आप इस चित्र में देखिए, ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, ये पार्ट 3 है, दोनों को मिलाने पर एकदम हुबहू चित्र बनना चाहिए, तो 34 का इसमें ऑप्शन नंबर ए होगा। 35 में आप ध्यान से देख सकते हैं, 35 को 1 2 3 4 आप इसको मिलाएंगे चारों को, तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है 1 2 3 4, इसलिए आंसर सी सही होगा। और 36 में आप देख सकते हैं 1 2 3, इस चित्र को जब आप मिलाएंगे तो आपको 1 2 3, इसलिए आंसर इसका बी दिखाई दे रहा है। अब आप देख सकते हैं 37 को, 37 को जब आप ध्यान से देखेंगे तो
इसमें आपको ढूंढा जाता है कि कौन सा मतलब ये आकृति किस आकृति में छुपी हुई है। तो आप ध्यान से देखिए किस आकृति में छुपी हुई है। क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर आपको दिखाई देगा कि ये देख रहे हैं आप, ऐसे छुपी हुई है, इसलिए इसका आंसर ए होगा। अब 38 में आप आइए। 38 में आप ध्यान से देखेंगे कि ये वाली आकृति कहाँ छुपी हुई है। 38 में आपको ऑप्शन नंबर बी में साफ साफ दिखाई देगा कि आपको ये आकृति ऐसे छुपी हुई है। आप ध्यान से देखेंगे 39 नंबर में आप ध्यान से देखेंगे कि ये आकृति कहाँ छुपी हुई है। तो आपको साफ साफ दिखाई देगा कि 39 में ये आकृति ऐसे है, फिर ऐसे है, फिर ऐसे है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए में आपको छुपा हुआ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। 40 में आप ध्यान से देखिए ये पूरी आकृति कहाँ छिपी हुई है। तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि इस तरीके से ऐसे बना है, फिर इस तरीके से बना है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। आइए हम आगे देखते हैं। अब आ गया है गणित। अब गणित के क्वेश्चन को आप साफ साफ देखिए कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। मैं आपको यहीं पे सॉल्व करके दिखाऊंगा। आप देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन हुबहू दिखाई दे रहा है। 9 9 9 ऐसे लिख लीजिए। इसमें 3 शून्य है, इसलिए 3 अंक पे लगा दीजिए। 1 2 3, इसलिए 3 अंक पे दशमलव लग जाएगा। आप आइए और 42 को क्वेश्चन नंबर 42 को हम ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में आप क्या करेंगे, 2 3 8 लिखेंगे, बट्टे में लिखेंगे 1000 और इसको जब काटेंगे तो आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला 119/500 होगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। ये वर्ग में है, 100 सेंटीमीटर सेमी स्क्वायर वर्ग में है, तो 100 सेंटीमीटर बट्टे 100 गुणे 100 करेंगे तो हमारा आंसर ये 100 से 100 कट जाएगा, 1/100 आएगा। इसका मतलब ये साफ साफ आंसर आपको 0.1 मीटर स्क्वायर दिखाई देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। अब आप इसको ध्यान से देख सकते हैं, 1 का 1 में गुणा करेंगे तो यहां आपको 1 दिखाई देगा। 1 2 3, 3 अंक पे दशमलव लगाएंगे, 2 अंक बढ़ाएंगे, तो इसलिए आपको साफ साफ ये आंसर ऑप्शन नंबर बी दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद आप जब इस क्वेश्चन को हल करेंगे, हम इस क्वेश्चन को इसी जगह हल कर देते हैं। तो 3/2 भागे 3/2 गुणे 2 प्लस 3/2। जब आप इसको भाग करेंगे 3/2 गुणे 2/3 गुणे 2 प्लस 3/2, जब ये काटेंगे तो आपको 1 मिलेगा और 1 में 2 का गुणा करिए, फिर 3/2 यानी 2 प्लस 3/2 आपको यहां मिल जाएगा साफ साफ कि 2 दूना 4, 4 3 7/2, इसलिए इसका आंसर साफ साफ सी दिखाई दे रहा है। अब यहां आप देखिए क्वेश्चन नंबर 46 को बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया है, लगभग दशमलव के बहुत सारे क्वेश्चन दिया है, बच्चों के लिए काफी सिंपल लग रहा होगा। तो यहाँ देखिए 2 तिहाई 6, अब यहाँ 2 अंक पे दशमलव है, यहाँ 1 अंक पे, तो हम 3 अंक पे दशमलव लगा देंगे, इसलिए इसका आंसर साफ साफ ए हो जाएगा। 64 के सभी गुणनखंडों का योगफल, तो हम चेक करेंगे कि 64 से किससे किससे कटेगा। 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, 8 से कटेगा, 16 से कटेगा, 32 से कटेगा और 64 से कटेगा। हम इन सबको जोड़ेंगे, इनका योग पूछा है। इनका जब इसको हम जोड़ेंगे तो आपको एकदम हुबहू आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, 127 इसका आंसर आएगा। 20 और 30 का सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या है, इसमें हम चेक करेंगे कि 20 और इसका मतलब कि मौसक क्या होगा, 20 और 30 का मौसक क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि 10 इसको भी काट सकता है, इसको, और इसमें सबसे बड़ा है, इसलिए इसका मौसक हो जाएगा 10। और नीचे आइए, आप ध्यान से देखिए, इन तीनों को जोड़कर फिर उसके बाद इसको घटाएंगे तो आपको क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी। ये वाला आंसर पूरा सही है, एकदम सटीक है। फिर 1 से 11 के मध्य कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हमको 11 को अभाज्य नहीं लेना है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि इसके मध्य में कौन सा अभाज्य संख्या होगा। तो इसलिए पहला अभाज्य संख्या 2, फिर 3 है, फिर 5 और 7 है, इसलिए हमारा उत्तर 4 हो जाएगा।
इन दोनों का गुणनफल पूछा है। आपको कुछ नहीं करना है, बस साफ साफ 99 में इसको 9 ये गुणा कर देना है। आप जब गुणा करेंगे तो आपको ऑप्शन नंबर सी दिखाई देगा इसका साफ साफ आंसर। अब आ सकते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। 52 नंबर क्वेश्चन हूबहू किताब का क्वेश्चन है, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन अरिहंत में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो कह रहा है कि एक डिब्बे में 500 अंडे थे, उसका 3/25 भाग टूटा हुआ निकला। कुल का 1/5 भाग मेहमानों के लिए रखा गया है। उपयोग किए जा सकने वाले अंडों की संख्या क्या है? तो आप देखेंगे ध्यान से, तो इस क्वेश्चन को हम हल ऐसे करते हैं कि 500 का 3/25 भाग अंडा टूट गया, तो जब इसको काटेंगे तो यहाँ 20 आएगा, यानी 60 अंडा टूट गया। अब हमारे पास शेप्स कितना बचा है? तो 500 में 60 अंडा टूट गया, तो इसका मतलब 440 अंडा साफ साफ बचा है। अब इस 440 का 1/5 मेहमान के लिए रखा गया है, तो 1/5 इसका जब हम निकालेंगे तो 88 अंडा कुल का, सॉरी यहां पे हो जाएगा कुल का 440 अंडा साफ साफ बचा है। अब यहां देखेंगे हम कि 500 का 1/5 मेहमान के लिए रखा गया है, यानी 100 अंडा मेहमान के लिए रखा गया है। तो हम देख सकते हैं कि 440 में से 100 अंडा मेहमान के लिए रखना है, तो हमारे उपयोग में कितना आएगा? तो हम 440 में से 100 अंडा घटा देंगे, तो हमको मिल जाएगा 340 अंडा हमारे लिए उपयोगी बचेगा। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। अब आप देखिए कितना सरल क्वेश्चन आया है। एक दुकानदार ने 200 की एक दीवार घड़ी खरीदी, उसे 40 रुपए के लाभ पर बेच दिया। उस दीवार घड़ी का विक्रय मूल्य क्या होगा? आप ध्यान से देखेंगे, जब 200 रुपया में खरीदा है, 40 रुपए का लाभ पर बेच रहा है, तो विक्रय मूल्य बराबर सूत्र होता है क्रय मूल्य प्लस लाभ। तो आप ध्यान से देखते हैं, जब क्रय मूल्य 200 रुपया है, 40 रुपए का लाभ कमाना है, तो 240 रुपए में इसको बेचना होगा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 240 रुपए। अब ध्यान से देखिए नीचे क्वेश्चन नंबर 54 को। एक फल विक्रेता ने 1500 के सेब खरीदे, उन्हें अपने दुकान पर लाने के लिए 100 रुपया खर्चा कर दिया। उसने यह सेब कुल इतने रुपए में बेच दिया, तो उसे कितना लाभ हुआ? आप देख रहे हैं 1500 रुपया का सेब खरीदा था, लाने में 100 रुपया खर्चा कर दिया, तो क्रय मूल्य आपका हो गया 1600 रुपया। क्रय मूल्य कितना हो गया? 1600 रुपया। अब विक्रय मूल्य आपका यही था, ये वाला। तो अब लाभ कमाना है, तो क्या करेंगे? लाभ बराबर सूत्र होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो हम क्या करेंगे? विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे। क्रय मूल्य 1600 रुपया है, जब इसको घटाएंगे तो आपको यहाँ 636 रुपया लाभ मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं। एक रेलगाड़ी दिल्ली से जयपुर के लिए 10:15 पर चलती है। जयपुर सायं 3:30 पर पहुंचती है, तो यात्रा कितना हुआ? हम देखेंगे कि 12 बजे से पहले कितना समय उसको लगा है, तो हम घटा देंगे 10:45 को, तो यहाँ 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा 15 मिनट ये 12 बजे से पहले गई है। अब 12 बजे के बाद 3 घंटा 30 मिनट, तो दोनों को हम जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 घंटा 45 मिनट ये पूरा यात्रा में समय लिया है। अब ध्यान से देखिए, जब हम इस क्वेश्चन को करेंगे, इसका कहने का मतलब इसको जब आप हल करेंगे, 86 को इसमें से घटाएंगे, फिर 86 को घटाएंगे, फिर उसके बाद आप भाग देंगे, तो इसका साफ साफ आंसर आपको 56 का आंसर आपको साफ साफ आपको 677 मिलेगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे कह रहा है कि एक आयत के सभी अंतःकोणों का योगफल कितना होगा। यहाँ आप आयत बनाएंगे, इसके अंतःकोण 90-90 डिग्री के होते हैं, तो इसलिए 90 चौक के 360 इसका आंसर हो जाएगा। एक पंचभुज का परिमाप 80 सेंटीमीटर है तथा उसकी 4 भुजाओं की लंबाई का योगफल 63 सेंटीमीटर है। 5वीं भुजा की लंबाई ज्ञात करिए। तो आप ध्यान से समझिए, पंचभुज का मतलब ये होता है, आप ध्यान से समझिए,
और पांचों भुजाओं का परिमाप इसका 80 सेंटीमीटर दिया है। पांचों भुजाओं का परिमाप इसका 80 सेंटीमीटर दिया है और चार भुजाओं का परिमाप 63 सेंटीमीटर दिया है। तो इसका मान लीजिए कि चार भुजाओं का परिमाप दिया है, ये वाली भुजा पूछ रहा है तुमसे, तो 80 में से जब 63 घटाएंगे तो कितना आएगा, 17 सेंटीमीटर। इसलिए आपका आंसर साफ साफ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 17 सेंटीमीटर। अब आइए ग्राफ वाले क्वेश्चन को हम समझते हैं। ग्राफ वाले क्वेश्चन को आप ध्यान से देखेंगे तो आप ये समझिए, कह रहा है कि 115 परिवारों के सर्वे में अंकित किया गया कि प्रत्येक परिवार में कितने बच्चे हैं। इन आंकड़ों का दंड ग्राफ दर्शाया गया है। दंड ग्राफ से उन परिवारों की संख्या जिनमें कोई बच्चा नहीं है। तो आप ध्यान से देखिए। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले आपको ये समझना है, ये बच्चों की संख्या दिया है, ये परिवार की संख्या। तो सबसे पहले आप देखिए कि कितने परिवार में कितने बच्चे हैं। तो 5 परिवारों में कितने बच्चे हैं, 4। 5 परिवारों में कितने बच्चे हैं, 4। और फिर उसके बाद एक परिवार में, यहाँ 20 परिवारों में सिर्फ एक बच्चा है। फिर इसमें देखेंगे 30 परिवारों में सिर्फ 2 बच्चा है। और इसमें देखेंगे तो 35 परिवारों में 3 बच्चा है। यानी 4 बच्चा कितने परिवारों में है, 4 बच्चा 5 परिवार में है, 1 बच्चा कितने में है, 20 में है, और फिर 2 बच्चा कितने में है, 30 में है। फिर उसके बाद देखेंगे 3 बच्चा कितने में है, 3 बच्चा है 35 में। अब इनको सबको जोड़िए, तो आप जब जोड़ेंगे तो 5 5 10 और 3 त्रिके 3 3 6 6 2 8 1 9, 90 हो जाएगा। इसका मतलब अब क्या पूछ रहा है कि दंड ग्राफ में उन परिवारों की संख्या जिनमें बच्चे नहीं हैं। तो आप क्या करेंगे, 115 में से 90 घटा देंगे, आपको साफ साफ आंसर मिल जाएगा। 25 परिवार ऐसे हैं जिनमें कोई भी बच्चे नहीं हैं। आप देख सकते हैं एक संपूर्ण कोण बराबर होता है। संपूर्ण कोण आप ध्यान देखेंगे, संपूर्ण कोण किसके बराबर होता है, पूर्ण कोण या संपूर्ण कोण बराबर 360 अंश होता है। तो जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो इसमें 90 डिग्री का कोण आपको 4 ठो दिखाई देगा। इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा 4 समकोण। या तो आप इसको भी ऐसे भी कर सकते हैं, एक समकोण बराबर 90 अंश, तो इसलिए 4 समकोण बन जाएगा यहाँ पे। इस तरीके से गणित का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था। आप ध्यान से देखें, सबका आंसर आप ध्यान से देख सकते हैं। अब आइए आपको हम खंड 3 हिंदी दिखाते हैं, गद्यांश वाले क्वेश्चन को। गद्यांश को ध्यान से पढ़िए। कह रहा है कि एक राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व में सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। मोहनजोदड़ो के नृत्य करती हुई लड़की कांस्य की बनी दुर्लभ कलाकृति है। हमारी स्कूली पाठ्य पुस्तकें भी हमारी 5000 वर्ष प्राचीन विरासत के बारे में बताती है। उसके बाएं ऊपरी बाजू से लेकर अंगुली तक सीप, हाथी दांत या पतली धातु की वस्तुएं बहुत सी चूड़ियां अलंकृत करती हैं। आधुनिक कला का नमूना एक साथ 3 पेडेंट वाला हार है। उसके दाएं हाथ में कोहनी के ऊपर और कलाई पर कुछ चूड़ियां हैं। वह निर्भीक मानवीय आत्मा का प्रदर्शन है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारी इंद्रियों पर किसी कलाकृति का क्या प्रभाव पड़ता है। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है 61 में कि नृत्य करती लड़की को मोटे शीशे के पीछे बंद किया गया है क्योंकि यह दुर्लभ कलाकृति है, वह बहुत प्रसिद्ध नर्तकी है, यह इसे मूल्यवान रत्नों से सजाया गया है, वह निर्भीक है। आप देखेंगे इसमें साफ साफ कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में मोटे शीशे के पीछे प्रदर्शित विश्व की सबसे प्रसिद्ध नर्तकी को अनदेखा नहीं किया जा सकता। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, वह सबसे प्रसिद्ध नर्तकी है। पेडेंट खाली स्थान का भाग है। चूड़ियों, हार, कलाबंद, कोहनी पर बने कड़े। आप इसमें साफ साफ देखेंगे कि पेडेंट कहाँ आया हुआ है। कह रहा है आधुनिक कला का नमूना एक साथ पेडेंट वाले हार हैं। इसका मतलब ये किसके लिए कहा गया है, पेडेंट हार के लिए आया हुआ है। अब आप क्वेश्चन नंबर 63 में देख सकते हैं, ध्यान से। कह रहा है कि कथन 1 और 2 विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। उनकी चूड़ियां सीपी या
पतली धातु से बनी है, उनमें हाथी दांत से बना हार पहना है। कह रहा है कि एक सत्य है किंतु दो असत्य है, दो असत्य है किंतु एक सत्य है, एक दो दोनों सत्य है, एक दो दोनों असत्य है। तो आप क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, गद्यांश की तरफ हम आपको ले चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 63 को का आंसर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा, ऑप्शन ए। एक उसकी चूड़ियां सीप या पतली धातु से बनी है, उसने हाथी दांत से बना हार पहना है, इसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा। कह रहा है कौन सा शब्द निर्भीक का पर्याय नहीं है। देखिए बच्चों से यह गलतियां हो जाती हैं, ये कभी कभी पर्याय है पूछता है, कभी कभी पर्याय नहीं है। अब विपरार्थी का मतलब होता है विलोम है, विपरार्थक नहीं है का मतलब विलोम नहीं है। तो आप देख सकते हैं निर्भीक का मतलब जो नहीं डरता है, तो निडर हो जाएगा, ये तो सही है। साहसी भी होगा, डरपोक, ये कभी भी, बहादुर का मतलब, ये तीनों एक ही हैं, इसके अर्थ ही हैं। ये पर्याय नहीं है, इसका मतलब ये इसका विलोम साफ साफ दिखाई दे रहा है, डरपोक। कलाकृति शब्द का अर्थ क्या है? कला के बारे में तथ्य, मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने, जमीन से खोदी गई वस्तुएं, कांस्य की मूर्तियां। आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो क्या हो जाएगा, मनुष्य द्वारा बनाए गए कला के नमूने। अब आइए अनुच्छेद 2 को हम ध्यान से देखते हैं। अनुच्छेद 2 में आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है कि फूल हमारे लिए अनेक रूपों उपयोगी हैं। फूल अनेक रंगों और आकृतियों के होते हैं, वे सौंदर्य के प्रतीक हैं। फूलों का उपयोग धार्मिक पूजा में होता है। प्यार और सराहना का प्रदर्शन करने के लिए फूलों के गुलदस्ते दिए जाते हैं। फूलों के हार बनाए जाते हैं। देवताओं को सजाने के लिए, महान लोगों का सम्मान के लिए इनका उपयोग किया जाता है। अपने रहने के वातावरण में सुंदरता बढ़ाने के लिए फूलों को फूलदानों से सजाया जाता है। फूलों के व्यवहारिक उपयोग भी हैं। इनका उपयोग इत्र, चाय, सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादन बनाने में किया जाता है। कुछ फूलों का उपयोग दवाइयों के रूप में होता है। संक्षेप में फूल महत्वपूर्ण है क्योंकि शरीर, मन पर उनका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब आइए क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। कह रहा है कि फूल हमारे लिए अनेक रूपों में खाली स्थान है, प्रदान किए जाते हैं, उपयोगी हैं, बिक्री किए जाते हैं, हानिकारक हैं। देखिए आप यहां देखेंगे तो पहला ही दिया है कि फूल हमारे लिए अनेक रूपों से उपयोगी हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी। अब आप ध्यान से देख सकते हैं फूल खाली स्थान मिलते हैं अनेक आकृतियों में, अनेक रंगों में, अनेक रंगों और आकृतियों में, समान आकारों में। आप ध्यान से जब गद्यांश में देखेंगे तो आपको आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। 67 का आंसर आपको साफ साफ सी दिखाई दे रहा है। इसमें अनेक रंगों और आकृतियों में, अनेक रंगों और आकृतियों, फूल अनेक रंगों और आकृतियों में मिलता है। फूलों के व्यवहारिक उपयोग हैं। आप यहां पे देखिए ध्यान से कि इसमें साफ साफ आपको दिखाई, फूलों के व्यवहारिक उपयोग भी हैं। इनका उपयोग इत्र, चाय, सौंदर्य प्रसाधन के उत्पादन में किया जाता है, इसलिए आपको इसका आंसर साफ साफ दिखाई दे रहा है। 68 का आंसर हो जाएगा चाय एवं इत्र और सौंदर्य प्रसाधन में। 69 का खाली स्थान, फूलों का उपयोग दवाई बनाने में होता है। सब फूलों का, कुछ फूलों का, रंगीन का, छोटे का। अब जब आप इसमें खोजेंगे तो आपको दिखाई देगा कि कितने फूलों का दवाई बनाने में उपयोग किया जाता है। तो आप यहां ध्यान से देखिए, कुछ फूलों का उपयोग दवाई बनाने में के उपयोग में किया जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा कुछ फूलों का उपयोग होता है। प्रभाव शब्द का अर्थ क्या है? बल नहीं, कभी नहीं हो सकता है। कार्य नहीं, चोट पहुंचाना नहीं, हाँ असर डालना, यानी प्रभाव डालने का मतलब असर डालना। अब आइए अनुच्छेद 3 को हम पढ़ते हैं ध्यान से। कह रहा है, आप ध्यान से देखिए, अनुच्छेद नंबर 3 है। आज विशाल पांडा केवल मध्य चीन के बांस के जंगलों में और थोड़ी संख्या में तिब्बत में पाए जाते हैं। बांस के वनों में से उन्हें भोजन, शरण, सुरक्षा प्राप्त होती है। विशाल पांडा अपना अधिकांश समय बांस के जंगलों में घूमने में, बांस की कपोलों को चबाने में व्यतीत करते हैं, क्योंकि वे केवल बांस के कपोलों को ही खाते हैं। वे भी अधिक मात्रा में, इसलिए उनके लिए पर्याप्त भोजन सदा नहीं मिलता। बहुत अधिक शिकार
बहुत अधिक शिकार किए जाने एवं उनके प्राकृतिक निवास स्थानों के नष्ट होने से वह सुंदर पशु और विलोपन का सामना कर रहे हैं। उन्हें केवल चिड़ियाघरों में देखा जा सकता है, जहां विशाल पांडा को देखभाल सरल नहीं होती है, क्योंकि उन्हें खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन प्राप्त करना कठिन होता है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 71 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 में पूछ रहा है कि किसी चिड़ियाघर में विशाल पांडा की देखभाल क्यों मतलब कठिन क्यों है। तो आप इसमें जब ध्यान से देखिएगा कि चिड़ियाघर में पांडा की देखभाल क्यों कठिन होती है, तो आपको इसको आंसर मिलेगा कि उनके लिए पर्याप्त भोजन करना कठिन है उनके लिए, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। विशाल पांडा का मुख्य भोजन क्या है। बांस के पेड़, बांस के कपोले, बांस की पत्तियां, हरी पत्तियां और घास। आप जब इसमें आंसर देखेंगे तो आपको यहां साफ साफ दिखाई दे रहा है कि बांस को कपोलों को चबाने में व्यतीत करते हैं, क्योंकि वे केवल बांस के कपोलों को ही खाते हैं, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बांस के कपोले। फिर उसके बाद यह सुंदर पशु विलुप्त क्यों होता जा रहा है। इनमें से अधिकांश को मनोरंजन के लिए चिड़ियाघरों में रखा जाता है। अत्यधिक शिकार करने, उनके प्राकृतिक निवास उजाड़ने से, चीन में पर्याप्त बांस के जंगल नहीं होते हैं, प्रायः ये पैदा होते ही मर जाते हैं। तो आप जब इसमें आंसर आप ढूंढेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि अत्यधिक बहुत अधिक शिकार किए जाने और उनके प्राकृतिक निवास स्थानों के नष्ट हो जाने से वह सुंदर पशु विलोपन का सामना कर रहे हैं। इसलिए इसका आंसर आपको इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अत्यधिक 73 का बी हो जाएगा, अत्यधिक शिकार करने और उनके प्राकृतिक निवास उजड़ जाने से। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द विशाल का विपरार्थक है। बड़ा, विस्तृत, लंबा। विशाल माने भी बड़ा होता है, विस्तृत माने फैला हुआ है बड़ा, लंबा भी बड़ा होता है, इसलिए इसका लघु माने छोटा। विशाल माने बड़ा होता है तो लघु माने छोटा, इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा। लघु का अर्थ छोटा हो सकता है, होता है। चिड़ियाघर वह स्थान है जहां पक्षी पिंजरों में रखे जाते हैं, पशु भोजन और विश्राम करते हैं, बच्चे पशुओं का मनोरंजन करने जाते हैं, पशु पक्षियों को बाड़ों और पिंजरों में रखे जाते हैं। तो चिड़ियाघर वह स्थान है जहां पशु पक्षी को पिंजरों और बाड़ों और पिंजरों में रखा जा सकता है, इसलिए इसका आंसर डी होगा। आप ध्यान से देख सकते हैं। आइए अब अनुच्छेद नंबर 4 को हम करते हैं। अनुच्छेद नंबर 4 में कह रहा है कि सोनम नाम की कोई लड़की है, उस पर सोनम दुकान पर प्रदर्शित नई साइकिल को गौर से देख रही थी। नई चमकीली लाल साइकिल को देखकर वह चकित थी। उसके पिता ने उसे देख लिया और कहा, आओ हमें चिल्लाना चाहिए। सोनम ने साइकिल को आखिरी बार देखा, अपने पिता के पीछे चलने लगी। जब सोने गई तब चमकदार लाल साइकिल के बारे में ही सोच रही थी। अगले दिन स्कूल में वह अपने मित्रों से भी उसी के बारे में बातें कर रही थी। जब वह घर लौटी तो उसने देखा कि नई साइकिल गेट के पास खड़ी थी। तो अब वह खुशी से चिल्लाई और माँ को बुलाया। उसके माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर निकले। उन्होंने कहा यह उसके जन्मदिन का उपहार है और उसे साइकिल दे दी। सोनम बहुत प्रसन्न हुई और बहुत खुशी से माता पिता के गले लग गई। अब आप इस क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या पूछ रहा है। इस गद्यांश में कह रहा है कि सोनम अपने खाली स्थान के साथ दुकान पर गई। किसके साथ दुकान पे गई? आप ध्यान से देखेंगे, जब यहाँ पे आप आंसर देखेंगे, सोनम प्रदर्शित साइकिल देखी और यह पिता ने उसे दिखाया, इसका मतलब वो किसके साथ गई है? अपने पिता के साथ। सोनम दुकान पर चमकीली खाली स्थान साइकिल देखकर उसकी और साइकिल किस रंग की थी? लाल, पीली, हरी। आप यहां देखेंगे ध्यान से, आपको इसमें लाल रंग की साइकिल दिखाई दे रही है, चमकीली साइकिल लाइक देखी थी, इसलिए इसका आंसर लाल रंग की साइकिल हो जाएगा। अब आप 78 में देखेंगे कि सोनम के माता पिता ने उसे नई साइकिल क्यों दी।
उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में, परीक्षा में उसकी सफलता के लिए, उसे पसंद होने के कारण उसके पास कोई साइकिल नहीं थी। आप जब इस गद्यांश में यहाँ पे देखेंगे तो आप देखेंगे अंतिम वाली लाइन में कि उन्होंने कहा कि उसके जन्मदिन पर उपहार है, उसे साइकिल दे दी। उसके माता पिता मुस्कुराते हुए बाहर निकले, उन्होंने कहा यह उसके जन्मदिन पर उपहार है। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा 78 का, कि 78 का आंसर हो जाएगा उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में, उसके जन्मदिन के उपहार के रूप में। सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की, सोनम ने अपनी प्रसन्नता व्यक्त की साइकिल के चारों ओर दौड़कर, अपने माता पिता के गले लगकर, अपने माता पिता को धन्यवाद व्यक्त कर कर, खुशी से उछलकर। आप देखिए सोनम बहुत प्रसन्न हुई और खुशी से अपने माता पिता के गले लग गई। मतलब आप ध्यान से समझ सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, वह खुशी से अपने माता पिता के गले लग गई। अब आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। चकित थी का आशय क्या है? याद थी, विस्मित थी, सदमे में थी, डरी हुई थी। चकित का होता है आश्चर्य यानी विस्मित। बात समझ सकते हैं कि नहीं? ठीक है, इस तरीके से आपको जवाहर नवोदय विद्यालय 13 दिसंबर 2025 के इस पूरे पेपर को हमने सॉल्व करके दिखाया। अब आप हमको बताइए कि इसका मेरिट कितना कितना आपका मार्क्स आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आप। और आप किस वर्ग से हैं हम आपको पहले ही बता देते हैं कि अगर यदि आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आपको कम से कम 75 प्लस नंबर लाना होगा, और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 72 प्लस नंबर लाना होगा। एससी कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 70 नंबर प्लस लाना होगा, और एसटी कैटेगरी से हैं तो आपको कम से कम 68 नंबर से ऊपर लाना ही होगा। ये तो फाइनल निर्णय आपको पता चलेगा नवोदय का रिजल्ट आने के बाद, लेकिन जिस तरीके से पेपर है उस तरीके से हम बता सकते हैं कि लगभग इतना मेरिट जाने का संभावना है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा है तो आप इस पे कमेंट करिए, और आपका कितना नंबर आया है ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।